तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं चालू करने वाला हूँ एक नया मानूंगा जिसका नाम है अल्टीमेट स्किनियम सिस्टम। और वहाँ का जो जॉम्बी गर्लफ्रेंड था ना उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, उस पर आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। तो इस पर गाइस अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइए क्यों है ना, हमारी जॉम्बी गर्लफ्रेंड से ये ज़्यादा अच्छा मानूंगा है। तो चले बिना किसी बकवास का सीधे बढ़ता मेन चैप्टर की तरफ। तो मेन चैप्टर की शुरुआत होती है हमेशा की तरह हमारे हीरो से, जो कि आसमान से धीरे धीरे ज़मीन पर गिरे जा रहा है, चिल्ला जा रहा है, अरे बच्चा यार नीचे गिरूँगा तो मेरी फट जाएगी। और नीचे गिरने के बाद है ना उसकी आँख ने एक दूसरे बंदे के शरीर के अंदर खुलती है। और जैसे उसकी आँख खुलती है ना, सोचता है भाई एक चल क्या रहा, भाई क्या चल रहा है, मतलब मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसके बॉडी के अंदर हूँ। मुझे आखिरी बार याद है ना, मेरा एक्सीडेंट है, गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद तो मेरी मौत हो जानी चाहिए, लेकिन भाई अचानक से मेरी आँख ने किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे बंदे के बॉडी के अंदर खुल रहा है। और फिर अपने बारे में बताता है कि देखो मेरा नाम है शाक्यू, और मतलब एक नॉर्मल से ना कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी जिंदगी काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ये सब कांड हो रहा है। मैं खुद को यहाँ पर किसी और बंदे के बॉडी के अंदर पा रहा हूँ। और तभी है ना वहाँ पे ना अंधेरे का माहौल था और यहाँ पे वो भी एकदम मतलब अपना बॉडी हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी में चोट वगैरह लगा है जिस कारण उससे सही से हिला भी नहीं पाता। तभी वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आती है, वो भी देखती कहीं यहाँ पे कोई है क्या, लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि आसपास पूरा अंधेरा था। लेकिन जो हमारा मेन हीरो है ना उसे दिखाई देता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की है। तो भी सोचते कि हाँ भाई सुंदर सी लड़की ये यहाँ पे क्या करिए, मतलब भाई हीरो है तो उससे सब कुछ दिखाई देगा, भले अंधेरा हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन जो लड़की रहता है ना उससे दिखाई नहीं देता कि हाँ भाई यहाँ पे एक बंदा ऐसा लेटा हुआ है। तभी ना उसको टॉयलेट लगा रहता है लड़की का, वो आराम से ना अपना पैंटी धीरे धीरे खोल के ना टॉयलेट करने के लिए बैठने वाली थी और सीधे इसके मुंह पे ही बैठने वाली थी। यहाँ पे ये भी देखते हैं, मतलब हमारा हीरो भी देखता है, शॉ भी देखता है, सोचता है भाई एक से क्या चल रहा है, भाई कहीं एक सेकंड भाई ये लड़की यहाँ पे टॉयलेट करने तो नहीं आई है क्या, इसे सच में दिखाई नहीं दे रहा, अरे भाई मुझे इसे रोकना पड़ेगा, ऐसे कैसे भाई इसे टॉयलेट करने दूंगा। और जिस हिसाब से बैठ रही ना सीधा इसका टॉयलेट आके मेरे मुंह पे गिरेगा, इसलिए चिल्लाते हुए कहते हैं अरे लेडी प्लीज रुक जाइए, ये आप क्या कर रही हो, आप कहाँ पे टॉयलेट करिए, आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, नीचे मैं लेटा हूँ, सीधा आपका है ना मेरे मुंह पे आके गिरेगा। यहाँ पे उस लड़की को हमारा हीरो इसलिए नहीं दिखा था, जो हमारा हीरो ना झाड़ियों के अंदर लेटा हुआ था, झाड़ियों का दिखाई नहीं दिया था। यहाँ पे वो भी साइड में हटती है, आवाज़ सुनकर घबरा जाती है, अरे बाप रे किसका आवाज़ है। तभी मतलब झाड़ियों से उठता है, आराम से बैठता और करता है कि हाँ यहाँ पे मैं लेटा था। और जैसे वो लड़की इसको देखती है एकदम पूरा डर जाती है, अपना मतलब मैजिकल स्वॉर्ड निकालती है, स्वॉर्ड पे उड़ के ना वहाँ से दूर भागती है। जो ये भी देखता है मतलब लड़का हमारा हीरो देखता है, सोचता है भाई सच में भाई कौन सी दुनिया, ये लड़की सच में कोई परी वगैरह क्या है, इसके पास एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तब अचानक से ना उसके दिमाग में ना अजीब सी मेमोरी आने लगती है, जो मेमोरी उसने कभी भी नहीं देखा। तब उसके दिमाग में आता है भाई ये मेमोरी उस बंदे का है जिसके बॉडी के अंदर मैं फिलहाल के लिए आया हूँ। और फिर धीरे धीरे अच्छे से मेमोरी देखने लगता है, तब इसे मालूम चलता है ये मेमोरी किसी और का नहीं बल्कि एक प्रिंस का था, प्रिंस ऑफ इनसोर्ट। लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा अनलकी था। सबसे पहले जो पैदा हुआ उसके माँ बाप ना मर चुके थे, एक अनाथ था, लेकिन उसके पास ना कमाल का स्पिरिचुअल रूट था, मतलब कमाल का अंदर है ना एनर्जी था जिसके जरिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आगे चल के बन सकता था। और आगे चल के एक महाराज ने उसे अपना मतलब सेवक बना लिया है, जिसके बाद वो महाराज ने इसको बहुत सारे सोने वगैरह, बहुत सारे ट्रेजर वगैरह, बहुत सारे ऐसे कीमती और खजाने वाली चीज़ें दिया, जिसका उसने मतलब बहुत अच्छे से यूज़ किया और धीरे धीरे करके ना अपना पावर वगैरह बढ़ाया, अपना कल्टिवेशन का जो भी पावर है ना उसने काफ़ी अच्छे से बढ़ाया। और 6 साल में ना वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका। और इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद है ना एक चीज़ कहा जाता है जिसे ना गोल्डन स्टेज कहा जाता है, वहाँ पे ना आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया था, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच गया था। जो जाने के बाद ना उसने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने साबित कर दिया कि हाँ भाई देखो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ तक है ना आज तक कोई भी नहीं पहुँचा था। और जिस दिन वो गोल्डन कोर स्टेज के पास पहुँचा था ना, मतलब वो स्पेशल जगह पे पहुँचा था ना, उसके बाद ऑफकोर्स उसने साबित कर दिया कि मैं कितना महान हूँ। जिसके बाद उसने प्रिंसेस से शादी की, और शादी करने वाले उसने ऑफकोर्स बहुत सारी रातें गुजारी, बहुत सारे संभोग किया, लेकिन वो जो प्रिंसेस थी ना एक नंबर की कमी नहीं निकली। उसने अपना मतलब पावर यूज़ किया और सेक्स के जरिए ना उसका जो भी पावर था हमारे हीरो का, मतलब उसका प्रिंस का था ना, सारा का सारा पावर उसने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया, उससे सारा पावर ले लिया। उसका जो भी स्पिरिचुअल रूट था ना, मतलब जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी था सब उसके अंदर से जा चुका था। अब वो एकदम नॉर्मल इंसान बन चुका था जिसके पास कोई भी पावर नहीं, 1% का भी पावर नहीं था। और जैसे उसके अंदर से कोई भी पावर नहीं था, सारे के सारे पावर जा चुके, जिसके बाद से ना उस प्रिंसेस ने अपने आदमियों को भेज के उसको रातों रात ने उठवा लिया। उठवाने के बाद अपने आदमियों को भेजा कि हाँ भाई इसको मतलब ठिकाने ले जाओ, मतलब इसे ठिकाने लगवा दो। और सारे बंदे ना इसको कहीं एक सुमड़ी में लेके आए, उसको जान से मार के उसकी बॉडी को यहीं पे फेंक दिए। और उसके बाद से जब मेरी आँख खुली तब मैं इसके बॉडी के अंदर हूँ। मतलब यार कितना बेकार नसीब है भाई, ऐसे बंदे के अंदर मेरी आत्मा आई है। लेकिन साला अगर इसके अंदर आत्मा आना था तो उस समय आता भाई जब ये ना प्रिंसेस का सेक्स कर रहा था, भाई मैं भी कर लेता, मैं भी थोड़े से मजे कर लेता। लेकिन अब आया जब उसका मरने के बाद आया, क्या बेकार नसीब है। तभी पीछे से उसी लड़की का आवाज़ आता है कि अरे वापस साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगे नहीं। वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से ना सीधे इसकी तरफ हमला करने आती है और चिल्लाते चिल्लाते कहते सारे ठरके साले मैं यहाँ पे ना अपना टॉयलेट करने आई थी, तू जानबूझ के मेरे पे नजर रख रहा था, एक नंबर का ठरके रहा मैं तुझे मार के रहूंगा। यह सुनने के बाद ना अपना हीरो भी भागने लगता है, कहते अरे माफ कर दे यार, मेरी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वहाँ पे आराम से लेटा था, वो तुम ही तो जो वहाँ पे आने की कोशिश करी थी, मतलब वहाँ पे करने की कोशिश करी थी, तुम्हें अच्छे से देख लेना चाहिए था यार, खुले में ऐसे कहीं भी चालू नहीं पड़ जाते। और इस पर हमला करने के चक्कर में उसने अपने पैंटी भी अच्छे से पहने नहीं था। यहाँ भागते भागते ना अपना हीरो भी उसे बोलता अच्छा ठीक है अगर तुम्हें मुझे मारना मेरा पीछा करना तो कम से कम अपना पैंटी तो पहन लो। तो भी पैंटी पहनती है, पैंटी पहनते पहनते गाली कहती है अभी साले तेरा अभी भी ध्यान है ना मेरी उसी जगह पर है, तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी चटनी बनाऊंगा। और अभी भागे जा रही है, सोचा कि भाई नसीब ही खराब है। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई इस दुनिया में मैं एक नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, इस दुनिया में एक प्रिंस था, तो ऑफकोर्स भाई मैं प्रिंस का अपने दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई देखो मैं प्रिंस हूँ, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। अपने जेब में
चेक करता है तब उसे एक टोकन दिखाई देता है जो कि मतलब महाराज ने इसको दिया था, उस मतलब जिस देश में मतलब प्रिंस था ना वहाँ के महाराज ने इसे दिया था। और तभी वो टोकन निकालता है, उस लड़की को दिखाता है, कहता है भोली भारी लड़की तू देख रही है, तुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मैं प्रिंस हूँ। और प्रिंस को ऐसा वैसा प्रिंस नहीं हूँ बल्कि जो फायर देश है ना, मतलब जहाँ पे आग का स्पेशल जो देश है ना फायर स्टेट में वहाँ का महाराज हूँ, तुम मुझ पर मतलब ऐसे हमला नहीं कर सकती। वो लड़की भी देखती कि अरे बाप रे तो सच में मतलब सच में प्रिंस है, उसके पास वो टोकन है। यहाँ पे ये शाओ भी देखते कि हाँ भैया लड़की रुक चुकी है, मतलब शायद ये मेरे से डरने लगे कि हाँ भैया प्रिंस है, प्रिंस पे कैसे हमला करूंगी। और तभी अचानक से ना इसको एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है और आज ना खाली इसको सुनाई देता है और आवाज़ में ये बोलते कि हाँ फाइनली आपका स्वागत है, आप यहाँ पे आ चुके हैं और अपने कमाल की एक्टिंग की है। इस एक्टिंग के बदले ना आपको 1 एक्टिंग पॉइंट मिलता है जो आपकी मदद करेगा आपका एक्टिंग स्किल बढ़ाने में। प्लस इसके जरिए ना आप उड़ के यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते हो, तो इस बात के लिए आपको कांग्रेचुलेशन। और सामने नाम वगैरह भी बताता है कि हाँ आपका नाम शू है, आपका ये स्किल 0 है, वो स्किल 0, एक्सपीरियंस 0 है, बस आपके पास एक ही मतलब पॉइंट है, वो भी एक्टिंग पॉइंट खाली एक है। मतलब ये उसका सिस्टम का है, सामने पूरा एक सिस्टम आएगा, पूरा एक मैप जैसा स्पिरिचुअल मैप जैसा आएगा जिसमें पूरा लिखा रहेगा कि हाँ भाई आपके पास ये स्किल है, आपके पास ये एबिलिटी है, ये वहीं से आवाज आ रहा है। और यहाँ पे ये भी लिखा आ जाता है कि हाँ आपके पास फिलहाल कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में लिख के आता है कि हाँ आपका आइडेंटिटी है प्रिंस ऑफ कॉन्सोर्ट, वो भी फायर राज के मतलब आग का राज के आप मतलब प्रिंस है। और उसके सिस्टम में से ये आवाज आती है कि देखिए आपका स्किल वगैरह ना अभी बहुत कम है, बहुत कम है, आपके पास है ना बहुत कम पावर है, इस पावर के साथ ना आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिस बात के लिए आपको हम थोड़ा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, बिगिनर का गिफ्ट देना चाहते हैं। और यहाँ पे जैसे शू सारी आवाज़ सुनता है ना उसके दिमाग में कुछ भी समझना कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई। और जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं कि मेरा स्किल 0 है, मेरे पास मतलब एक्सपीरियंस 0 है, लेकिन मेरे पास ना एक्टिंग पॉइंट मुझे एक एक्टिंग पॉइंट मिला है। मतलब शायद मैं एक सिस्टम है, जैसे मैंने मांगा वगैरह पढ़े उसमें ऐसा पूरा दूसरी दुनिया में जाते हैं ना तो बंदे के पास पावर आती है, पूरा एक सिस्टम आता है जिसमें स्किल और पूरा एक्सपीरियंस लिखा रहता है, तो शायद ये वही है। और मुझे भाई एक्टिंग करने पर एक मुझे एक्टिंग पॉइंट मिला है, तो शायद एक्टिंग वगैरह करूँगा तो मुझे और एक्टिंग पॉइंट मिलेगा जिससे शायद आगे चल के मैं अपना स्किल और पावर बढ़ा सकूँ। तो फिलहाल जो सामने लड़की है ना उस लड़की मेरे पीछे पड़ी है, इससे भी मुझे छुटकारा पाना, तो एक काम करता हूँ भाई एक्टिंग वाला ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर एक्टिंग करने लगता हूँ, कहते देखो यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मसा बर्ताव करने के लिए, तुम्हें मालूम नहीं मैं प्रिंस हूँ और मैं प्रिंस हूँ, कोई नॉर्मल प्रिंस हूँ, स्पेशल प्रिंस हूँ। मेरे जैसा इंसान है ना 100 साल में एक बार पैदा होता है और तुम एक नॉर्मल से लड़की हो, बस नॉर्मल से एक छोटी सी ना सुंदर सी लड़की हो, और तुम्हें तो लकी मानना चाहिए कि हाँ भाई मैंने द प्रिंस ने ना तुम्हें देखा, तुम्हारे उस प्राइवेट पार्ट को देखा, तुम्हें लकी मानना चाहिए भाई। मेरे प्रिंस के सामने तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मराऊंगा। हाँ झुकना मतलब ऐसा झुकना नहीं, मेरे सामने तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ेगा, मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लेकिन ये सुनने वाली जो लड़की है ना अपना तलवार निकालती है, सीधे उसके सामने रख लेते हो, कहते साले अभी तक तू झूठ बोले जा रहा है, मुझे मालूम चल चुका तू सबको सब झूठ बोल रहा है। तो ये सुनने का शू बोलते क्या भाई सच में तुम्हें अभी तक मुझे पे यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं मेरे सामने हो, मेरे से लड़ाई करो तब तुम्हें मालूम चल जाएगा। तभी इसको आवाज आती है कि हाँ आपका काम सक्सेसफुली हो चुका है और आपको एक और एक्टिंग पॉइंट मिल चुका है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अल्टीमेट स्क्रीम सिस्टम एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है शाओ, वो जो लड़की रहती है ना उसको परेशान करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने वाला रहता है। वो चिल्लाने लगती है प्लीज़ ठड़की मुझे छोड़ दे यार, ठड़की तेरी हिम्मत कैसी हुई, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रही, कोई आके मुझे बचाओ। यहाँ पे शाओ उससे कहता है यार लड़की तुझे जितना चिल्लाना है ना उतना चिल्ला ले, तुझे बचाने के यहाँ पे कोई भी आने वाला नहीं है, कि यहाँ आस पास है ना कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना ये उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला था, खाली जानबूझ के ना परेशान कर रहा था। कुछ ऐसे ही आया था ना जैसे लड़की इस पे आते ना चिल्लाने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उस लड़के ने इसे बहुत परेशान कर दिया था। मतलब उसी का बदला लेने का खाली छोटा सा ना उसे परेशान करना चाहता था, ज़्यादा कुछ इसके साथ नहीं करना चाहता था। और तभी पीछे से ना किसी की आवाज़ सुना देती कि साले ठरकी वहीं पे रुक जा, और तभी फिर से जोर से आवाज़ आती है कि साले रुक जा। और जैसी आवाज़ आती है ना और शाओ जैसी आवाज़ सुनता है ना उसका ना नींद आने लगता है, उसका सर है ना चकराने लगता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है कि भाई ऐसे कैसे, भाई ये कौन है, भाई इसने क्या बोल दिया कि जिसको सुनते ही ना इतना मतलब मेरे को चक्कर वगैरह आने लगे, ऐसा लग रहा है ये भी किसी टाइप का मैजिक ही है। और तभी सामने ना 3 बुढ़ाऊ आदमी आते हैं, 3 बुढ़ाऊ आदमी जो उनका जो लीडर रहता है ना वो इसको शाओ को बोलता है सारे ठहरके इंसान तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिलेस्टियल स्टेट मतलब इतनी पवित्र जगह पे ऐसा गंदा काम करते हुए। यहाँ पे शाओ भी देखता है साले ये कौन बूढ़ा आदमी आ गया, क्या पता नहीं क्वेश्चन इसने कौन सी पावर यूज की जिसके कारण पूरा मेरे को चक्कर वगैरह आने लगे। लेकिन अब ठीक है, इसका ऐसा लगता है ना मैं जो कुछ खास पावरफुल नहीं था, मतलब मुझे नींद मजा नहीं आ रहा, अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पे जो बूढ़ा आदमी रहता है ना वो बोलता है साले ठहरके इंसान तेरी हिम्मत कुछ से हुई इतनी हमारी पवित्र जगह पे इतना गंदा काम करते हुए, अब तुझे सजा मिलेगा। ये सजा ना मैं ऊपर वाले की तरफ से मतलब ऊपर वाले की तरफ से मैं तुझे सजा दूंगा। और ये ना एक अटैक तैयार कर लेता है, अटैक में ना एक आग का बहुत खतरनाक ड्रैगन तैयार होता है और सीधे शाओ पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे शाओ भी देखता है सामने मेरे सामने एक अटैक मेरी तरफ आ रहा है, इसलिए वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते अपनी मिट्टी की पावर यानी अर्थ की पावर यूज करता है, जिसका उसका जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और तेजी के स्पीड से भागने लगता है। तो भी उसका जो अटैक है ना इसका पीछे नहीं छोड़ता, इसके पीछे पड़ जाता है, मतलब उसका अटैक है ना इसके पीछे आ जा रहा है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब हो जा रहा है कि अरे यार मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई तो भी अटैक है ना सीधा मेरी तरफ बढ़ते जा रहा है। अगर अपने में नॉर्मल स्पीड में भागता तब तो भाई मैं कब का मर जाता। तो भी थोड़ी दूर भागते भागते ना यहाँ पे वो भी थक जाता है ना, और जो अटैक है ना ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट इसके पास आ जाता है, तो भी जैसे इस पर अटैक गिरता है ना, जैसे तैसे ना उससे साइड से बच जाता है। जिसका जो अटैक है ना डायरेक्ट इस पर आगे गिरता नहीं है, इसके बाजू में गिरता है, जिसके कारण जान तो बच जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसे भी चोट लग जाता है। और यहाँ पे जो बुढ़ाऊ लोग रहते हैं ना, उनमें से एक बुढ़ाऊ बोलते हैं कि अरे भाई ऐसे कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें मालूम है वो जो बंदा है ना उसको उसके अंदर से ना मुझे ना पावर महसूस हो रहा है, उस हिसाब से बता सकता हूँ वो बंदा भी खाली 10वें लेवल पे है। लेकिन भाई 10वें लेवल पर होने पे कोई इतना तेज कैसे भाग सकता है भाई, 10वें लेवल पर जाने पे कोई इतना तेज नहीं भाग सकता। तो ये सुना जो बुढ़ाऊ का लीडर रहता है ना, वो बोलता है यार मैंने ना देखा वो बंदा है ना उसके अंदर से मुझे ना मिट्टी की पावर महसूस हुआ। मतलब भाई जो मिट्टी की पावर यूज़ करते हैं ना उनके पास है ना कमाल की एबिलिटी रहती है भागने के लिए। मतलब वो लोग ना कोई से भी मौके में ना आराम से भाग के निकल जाते हैं, ये उनकी खासियत है, जिस कारण 10वें लेवल होने के बाद भी वो काफ़ी तेज भाग रहा था। और अगर वो मिट्टी की पावर यूज़ करने वाला तो पक्का देखना मिट्टी का जो देश है ना वहीं से आया होगा, ये पक्का उस देश का ना कोई जासूस ही रहेगा। अगर उस देश का ये जासूस तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। तो वो जो लड़की रहती है ना वो आती है इनके पास, मतलब बुढ़ाओ के पास आती है और कहती नहीं मास्टर वो बंदा मुझे बता रहा था ना, वो जो फायर नेशन है ना, फायर नेशन का जो मतलब महाराज है ना ये उनका दामाद है। और उसने ना एक मतलब टोकन भी दिखाया था और उस टोकन में लिखा हुआ भी था कि हाँ भाई मैं फायर नेशन का हूँ, तो मतलब हो सकता है। और उसके दिमाग में रहता है कि अगर बाई चांस ये सचमुच दामाद रहा फायर नेशन के मतलब महाराज का, अगर ये दामाद रहा और हमने इसको मार दिया, जब बात है ना उनके महाराज को मालूम चलेगा तो हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी, हो सकता है आगे चल के ना हमारे बीच में जंग भी हो जाए, जिस कारण हमें पहले पता लगाना पड़ेगा तभी जाके हम इस बंदे को मार पाएंगे, वरना यार बिना पता लगाए मार देंगे तो फ्यूचर में चल के बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। ये सुना जो बूढ़ा मास्टर रहता है ना वो हंसते हंसते कहते क्या 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 कहा तुमने, क्या कहा, जो फायर नेशन का जो मतलब महाराज है उसका दामाद, अरे तुम्हारा दिमाग पगला गया क्या, उनका जो दामाद है ना करोड़ों में साल में ना एक बार पैदा होने वाला इंसान था, तुम्हें नहीं मालूम वो कितना महान इंसान है ना, ऐसा इंसान है हर साल पैदा नहीं होता है, वो बहुत करोड़ों साल में लाखों साल में एक बार पैदा होता है। वो एक ऐसा बंदा था ना जो कि 18 साल का होते ही है ना सीधा जो गोल्डन स्टेज रहता है ना जहाँ आज तक कोई भी नहीं गया था वहाँ पे गया था, उसके पास कमाल की पावर। और ये बंदा एक नंबर का ठरकी, एक नंबर का हरामी, उसने देखा नहीं उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, आखिर तुम्हें यकीन कैसे हो कि वो बंदा मतलब महाराज का मतलब दामाद है, या तुम पागल हो क्या रहे, तुम्हें सच में समझ नहीं आता। अच्छा अभी मुझे समझ आया, तुम्हें ना जो हमारा ग्रुप है ना उस ग्रुप के बाहर कभी गई होने, तुम्हारे पास ना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें मालूम है नहीं दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, जिस कारण तुम इसके मतलब जाल में आ गई। इसलिए अब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा दिखे ना ऐसा विश्वास मत करना यार ये महाराज का दामाद, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये हो ही नहीं सकता। तो ये सुने तो लड़की बोलते अच्छा मैं समझ गई, मुझे मालूम चल चुका ये बंदा धोखेबाज था, एक सेकंड में तो मैंने भी विश्वास कर लिया था नहीं भाई ये सचमुच है ना महाराज का दामाद होगा, लेकिन नहीं अब मुझे विश्वास हो गया, ऐसे किसी बंदे पे आगे चल के मैं विश्वास नहीं करूंगी, इसको तो हमें धोखे सजा देना पड़ेगा। और तभी जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना वो शाह को देखने लगता है कि हाँ भाई शाह कहाँ गया, उसके आसपास अटैक गिरा था, चोट लगा था लेकिन कहाँ गया। तभी जो शाह है ना वो भी उठता है, उसके पास पता नहीं अचानक से एक शर्ट कहाँ से आ जाता है, हो सकता है अपने उसने सिस्टम से लिया होगा, फिर कहीं से उसे गिरा मिला होगा तो शर्ट लेता है और शर्ट को पहनने लगता है। और तभी जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना उसी लड़की को ना एक मतलब रस्सी देते हैं, वो एक मैजिकल रस्सी रहता है जिसे ना ट्रैपिंग रोप कहा जाता है, और उस लड़की को देते कहते कि हाँ देखो ये कोई नॉर्मल मतलब रस्सी नहीं है, एक मतलब कमाल की रस्सी है जो कि लोगों को पकड़ने में काम आती है, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ, इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिस कारण ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ तुम अपने हाथों से जाकर इस ठरकी को पकड़ो। यहाँ पे मतलब जो शाह रहता है ना वो भी देखता है कि हाँ भाई इस लड़के के पास एक कमाल का रस्सी है, और रस्सी को देखने से ऐसा लग रहा है कोई नॉर्मल रस्सी नहीं है बल्कि एक मैजिकल रस्सी है। यहाँ पे जैसी रस्सी लेती है ना ये भी अपने मास्टर को बोलते कि मास्टर सच में यूज़ कर सकती हूँ, और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये रस्सी है ना अगर बाई चांस हमने इस लड़के को मार दिया तो फ्यूचर में चल कर कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके बारे में हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हाँ मैं मालूम है कि हाँ ये बंदा है ना महाराज का दामाद नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई ये मतलब किसी और का दामाद ना हो सकता है और भी कोई स्पेशल बंदा हो, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता भाई सच में मुझे नहीं लगता ये कोई स्पेशल बंदा रहेगा। इसके शाह के पास जाती है, शाह से कहती है देख सारे ठरकी अब मेरे पास ये रस्सी आ चुका है जिस कारण तू अब बच नहीं पाएगा, तो एक काम करती हूँ एक आखिरी मौका मैं तुझे देती हूँ, तो खुद को सरेंडर कर दे, मतलब तू हमारे सामने ना आत्मनिर्भर कर दे तो हम तुझे जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तूने नहीं किया तो हम तुझे जान से मारेंगे। ये सुनने के बाद शाह भी सोचते क्या लड़की पागल है क्या, सच में लड़की पागल या फिर छोटी बच्ची है, मतलब ये बोल रही कि हाँ सरेंडर कर दे तो मैं सच में इसके सामने क्या सरेंडर हो जाऊँगा क्या, इसने मुझे इतना पागल समझ के रखा हुआ है। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई अगर बाई चांस मान लो कि मैंने इसके सामने सरेंडर भी कर लिया तो बार बार जिस हिसाब से मुझे ठरकी बोल रही है इसका मास्टर मुझे ठरकी बोल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई ये लोग मुझे जिंदा छोड़ देंगे, ये लोग मुझे पक्का जान से मार डालेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं सरेंडर तो नहीं करने वाला हूँ। और फिर एक्टिंग करने लगता हूँ कहता है लड़की तू भूल गई क्या, मैंने क्या बोला, जो फायर नेशन के महाराज है ना मैं उनका दामाद हूँ, और तुझे मालूम है ना उनका दामाद कितना स्पेशल बंदा है, मतलब मैं कितना स्पेशल बंदा हूँ, तू मेरे सामने लड़ेगी क्या, तूने मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा है, अगर सच में तेरा नहीं तेरा मैं तो हाँ भाई अटैक कर मेरे पे, मैं तुझे दिखाता हूँ कितना पावरफुल हूँ मैं। ये सुने तो लड़के नहीं विश्वास नहीं करते और चिल्लाते साले ठरके हरामी, मुझे मालूम है तो किसी मतलब महाराज का दामाद नहीं है, तू एक नंबर कमीना हराम है, एक ठरके इंसान है, और तुझे तेरी अब मौत होगी, तुझे अब सजा मिलेगा, आखिरी महीने तुझे मौका दे दिया था सरेंडर करने का, लेकिन तूने सरेंडर नहीं किया तो अब तेरी को खाली मिलेगा सजाए मौत। यहाँ पे फिर रस्सी से हमला कर देती है शाह पे, और शाह भी भागने लगता है, और तभी उसके सिस्टम में सवाल जाता है कि आप फेल हो चुके, आपने नल्ली एक्टिंग की जिस कारण आपको ना एक भी मतलब एक्टिंग पॉइंट इस बार नहीं मिला। अब ये भागते भागते इसका भी दिमाग खराब होता है कि अरे भाई नसीब ही खराब है भाई, उल्टा सब कुछ हो गया। अभी 2 मिनट पहले ना मैं आगे चला था इस लड़की पे भारी पड़ रहा था, अब ये लड़की मेरे पे भारी पड़ रही है, और तभी जो रस्सी से हमला करती है ना उतने में जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है अपनी उसी स्टूडेंट को यानी उस लड़की को आवाज़ देता, कहते देखो जो रस्सी मैंने तुम्हें दी है ना उसके जरिए अगर तुम उस
उसे पकड़ भी ना पाओ चलेगा, खाली उसका जो रास्ता है ना ब्लॉक करके रखो, मैं बस तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, उस लड़के को मैं मारूंगा। और तभी वो भी बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर, और रस्सी से पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पे शाओ भी बोलता है चलाते हुए क्या साले बूढ़े इंसान, तुझे क्या लगा तेरी फट गई, सबसे पहले लड़की को भेजता कि हाँ भाई मैं तुम्हें मौका देता हूँ, जाके इस लड़की को पकड़ो। अब क्या हुआ, अब ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई मेरी स्टूडेंट है, कुछ नहीं कर सकती, जिसका हाँ भाई तू खाली उसे मतलब रोक के रख, मैं आकर कर रहा हूँ, साले तू भी बेकार है, प्लस तेरे जो स्टूडेंट है ना ये लड़की है ना ये भी बेकार है। ये सुनने के बाद ना वो लड़की सीधा हमला करने के लिए फिर से बढ़ जाती है गुस्से में और कहती है अभी शायद तू मेरा मजाक उड़ाएगा, एक बार के लिए मैं सुन लूंगी, लेकिन मेरे मास्टर का मजाक उड़ाएगा ये मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, अब तुझे सजाए मौत ही मिलेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अल्टीमेट स्कीम सिस्टम एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शॉप पर रहता है ना वो जो लड़की थी हमला करने वाली थी, और ना मैजिकर एक रोप था उसके जरिए वो हमला करने वाली थी। यहाँ पे शॉ का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे बाप रे ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई, ये तो मतलब किसी न किसी तरीके से मुझे मतलब पकड़ के रहेगी। तो भी चिल्लाते हुए कहता है कि देखो अगर आज तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मैं अपना नाम चेंज कर लूँगा, अपना नाम चेंज करके मैं किसी जानवर का नाम रख लूँगा, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं है ना तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला हूँ, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। और तभी है ना वहाँ पे एक पेपर निकालता है अपने मतलब सिस्टम से एक पेपर निकालता है, और इस पेपर के जरिए ना कोई भी एक जगह से ना दूसरे पे ना वो ट्रांसफॉर्म होकर जा सकता है लगभग 5 किलोमीटर के अंदर, जो कि हमने एक एपिसोड पहले भी देखा था। और कहता है कि हाँ भाई देखना हर कुत्ते का दिन आता है, मैं कुत्ता नहीं हूँ तो भी देखना एक दिन मेरा दिन आएगा, और तुम आज मतलब आज ना तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसका बदला मैं किसी और दिन लूँगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ उतने में जो लड़की ना अपना रस्सी लेकर सीधा फेंक देती है शाओ की तरफ, लेकिन शाओ उतने में ना उस कागज़ का यूज़ कर लेता है और वहाँ से ट्रांसफर होकर ना कहीं और वो पहुँच जाता है। और यहाँ पर सारे जो बुढ़ाऊ लोग रहते हैं ना वो भी देखते वो भी चौक जाते हैं, सोचते भाई ऐसे कैसे, भाई उस बंदे के भाई जो स्पेल था मतलब जो कागज़ वगैरह था ना कोई ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं था बल्कि बहुत स्पेशल आइटम है, और जो आइटम है ना लगभग बहुत साल पहले ना पृथ्वी पे पाया जाता था, लेकिन अचानक से ना गुम हो गया, उसके बाद से ना कभी मिला नहीं है। तो जो बुढ़ाऊ मास्टर रहता है ना उन तीनों में से वो कहता है कि हाँ भाई जो बंदा है ना कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके बाद जो आइटम है ना बहुत स्पेशल बहुत कीमती आइटम है, और वो आइटम है ना हम किसी और के हाथ में जाने नहीं दे सकते, इसलिए कुछ भी हो जाओ उस लड़के को ना हमें ढूंढ के रहना पड़ेगा। इसलिए अपने दोनों बंदों को यानी दोनों बुढ़ाओं को बोलते कि हाँ भाई जगह जगह फैल जाओ, अपने आदमियों को फैला दो ताकि ना उस लड़के को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग ढूंढ लेंगे। यहाँ पर जो लड़की रहती है ना वो भी सोचती कि ये लड़का आखिर था कौन, मतलब सच में आखिर बंदा था कौन, मुझे अभी तक कुछ आइडिया लगा ही नहीं। इसके बाद सीन शुरू होता है शॉप है जो कि ना ट्रांसफॉर्म होकर ना एक दूसरे पे आ जाता है, वहाँ ने बस सोचता है बाप रे बाल बाल में बचा, अगर बाई चांस वहाँ 2 मिनट और रुकता ना तो लोग पक्का मुझे पकड़ लेते, लेकिन भाई मेरे पास जो टेक्निक है ये जो पेपर है ना इसे ना स्पेशल डिवाइन एस्केप स्पेल कहा जाता है, जो कि स्पेशली ना तुम्हें छुपने काम आता है। जैसे मतलब मैं छुपाऊंगा मतलब जैसे इसके जरिए मैं एक जगह से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे पे आया ना वो लोग पक्का देख कर एकदम चौक गए होंगे, उनके ना पक्का मुंह में आ चुके होंगे, मतलब उनका जो किडनी गुर्दा ना डायरेक्ट ना शौक के मारे टोटल मुंह में ही आ चुका होगा। लेकिन भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, चलो भाई मैं फिलहाल करना उनसे दूर हो गया, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और मैंने ढेर सारी वहाँ पे एक्टिंग भी की थी जिसके ना मुझे एक्टिंग पॉइंट पक्का मिला होगा, तब उसके सिस्टम से आवाज़ आता है कि हाँ आपने सच में बहुत ज़्यादा एक्टिंग की, इतना कि आपने तो ओवर एक्टिंग भी किया, एंड में भागा ना वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का था, उसके बदले आपको 1 मिलेगा और भागने के बदले ना आपको लगभग 10 मिलेगा। और इतनी कमाल की एक्टिंग कौन करता है यार, विल स्मिथ को फालतू में इस साल का ऑस्कर दे दिया, इस साल का ऑस्कर तो आपको देना चाहिए था, आपने तो किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है। अब ये सब सुनने वाले शो भी कहते हैं हाँ यार मुझे मालूम है कमाल कोई खाली ऑस्कर से काम नहीं चलेगा, फिल्म वगैरह भी ला के मुझे ही दे दो, गोल्डन ग्लोमी अवार्ड होता है या फिर एक सिनेमा अवार्ड होता है, जो भी अवार्ड होता है एंड सारा अवार्ड मुझे ही ला के दे दो। और तभी देखते हैं कि हाँ भाई लेकिन मैं कौन से एरिया में हूँ, भाई मुझे मालूम है पिछले में जंगल का मतलब पहाड़ वाले एरिया में था, लेकिन अब भाई मैं ट्रांसफर होकर कहाँ आ गया। तभी आसपास का माहौल देखते हैं, तब है ना वहाँ पे एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे ना सेलेस्टियल ग्रुप लिखा रहता है, मतलब ये उसी लोगों का ग्रुप था जिन बंदों ने इस पर हमला किया ना, बूढ़ा लोगों का साथी मुझे लड़की, ये उन्हीं का ग्रुप था। जो देखने को तो बहुत ज़्यादा चौक जाता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा चौक जाता है कि अरे बाप रे जो बंदे मेरे पीछे पड़े थे ना एंड में ना मेरे मतलब जो स्पेल था ना उसने मुझे उनके ही एरिया में भेज दिया, मतलब यार मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, हो सकता है लोग यहीं पे आ जाए तो मुझे ऑफकोर्स यहाँ पकड़ लेंगे, इसलिए काम कर दो भाई जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तभी निकलने के लिए वो आगे निकलता ना तभी उनसे ढेर सारे खजाने वगैरह दिखाई देते, सोना पड़ा हुआ चांदी पड़ा हुआ और बहुत सारे ऐसे कीमती और चमकने वाली ना सोने की चीज़ें, और मतलब बहुत सारे अच्छे आइटम वहाँ पे पड़े जो देखने में ना फौज किसी का भी मन ललचा जाएगा तो शाह का भी मन ललचा जाता है। और एक बक्से के पास जाता है, उसे बक्से का खोलने की कोशिश करता है, खोलता भी है और सोचता है कि नहीं भाई ये गलत बात है यार, गलत बात है, मैंने आज से पहले कभी भी चोरी नहीं की है, लेकिन भाई चोरी करना बुरा है, बोलते ना चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, यार मुझे चोरी नहीं करना, लेकिन भाई पैसे ही पैसे होंगे, भाई अब मैं अमीर बन गया हूँ, लेकिन भाई आज मैं करूँगा, आज भाई मैं चोरी करूँगा, अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, ढेर सारा चोरी करूँगा, जितना सामान है सब मैं रख लूँगा। और सारा सामान रखने लगता कि हाँ भाई मिल गया यार, ढेर सारा सोना चांदी पैसे ही पैसे होंगे यार, आज तो मैं अमीर बन गया। लेकिन तब उसके दिमाग में आता है भाई यहाँ पे तो ढेर सारे खजाने पड़े हुए, लेकिन भाई मैं कहाँ रखूँ, भाई मेरे पास है ना मुश्किल से एक जेब है, एक जेब में भाई कितना
ना हटेगा तभी उसको याद आता है कि अरे भाई मेरे पास एक पूरा सिस्टम है। और मैंने मांगा वगैरह देखा, सिस्टम रहता है ना उसमें ना सामान रखने का भी जगह रहता है, वहाँ पे ढेर सारे सामान रख सकते हैं एकदम डोरेमोन के पॉकेट जैसा। इन तो गेम में जैसे रखने का ऑप्शन आता है ना, स्पेशली माइनक्राफ्ट में सेम वैसा ऑप्शन आता है। तो चेक करता हूँ क्या भाई मेरे सिस्टम है क्या, तो चेक करने लगता है तब उसे मालूम चलता है कि हाँ भाई जो उसका सिस्टम है ना उसके सिस्टम में भी सामान रखने का ऑप्शन आता है। तो और क्या होगा भाई, वो खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो अब जितना हो सके उतना सामान रखूँगा। और भी सामान रखने लगता है और ढेर सारे सामान रखता है, लेकिन थोड़ा सा सामान रखने के बाद है ना भर जाता है, मतलब बोल देता है कि हाँ भाई आपका जो मतलब ये जो पॉकेट है ना जहाँ आप सामान रखे वो फुल हो चुका है, इससे ज़्यादा आप सामान नहीं रख सकते। जिसके बाद ये और सैड हो जाता है कि अरे भाई नसीब ही खराब है, बस थोड़ा सा सामान ही रखा उतने में फुल हो गया, यहाँ पे अभी भी ढेर सारे सामान पड़े, मुझे सारा का सारा रखने का मन कर रहा है। भाई क्या कर रहा, नसीब ही खराब है यार। कभी लगता है नसीब अच्छा है फिर अच्छा, लेकिन तभी पता चलता है कि नहीं भाई नसीब पीछे मुड़ के वापस मेरी ले लिया है। और तभी शुरू का ध्यान जाता है जो सामान उसने रखा ना उनमें कुछ एक पिल्स भी है, खाने वाले कुछ पिल्स है। तो सोचते हैं हाँ भाई ये खाने पीने की चीज़ है, भाई इसको मैं क्यों रख रहा हूँ, एक काम करते इसको खा जाता हूँ तो ऑफकोर्स थोड़ा सा जगह खाली हो जाएगा, उसमें मैं कुछ दूसरा अच्छा आइटम रख लूँगा। और तभी जिस एरिया में मतलब जिस एरिया में पूरा सोना चांदी वगैरह जो भी खजाना रखा हुआ था ना उसी एरिया में एक बंदा आता है, इसी पिल्स के बारे में बात करते कि जो पिल्स है ना एक एनर्जी मतलब रिस्टोर करने वाला पिल्स है और मुझे जल्दी से जल्दी ना ले जाके ना देना पड़ेगा। और जैसे अंदर जाता है तब है ना अंदर मालूम चलता है कि हाँ भाई जो पिल्स है ना पहले किसी ने खा लिया है और खाने के बाद ना बोतल वहाँ फेंका हुआ है। तो बंदा देखता है भाई बोतल तो भाई आसपास फेंका है, एक सेकंड भाई यहाँ पे कोई घुस तो नहीं आएगा, चोरी चुपके से घुस आया, लेकिन भाई ऐसे कैसे कोई घुस आ सकता है, बाहर से दरवाजा बंद था। मैंने खुद भाई देखा यार, मैं खुद ताला बन के गया था और खुद मैंने ताला खोला, मतलब बिना ताला खोले कोई भाई अंदर कैसे घुस सकता है। इसलिए वो आगे बढ़ता चिल्लाते हुए कि साला कौन है भाई, कौन यहाँ पे चोरी कर रहा है। तभी उसका ध्यान जाता है जो शव है ना सामने आराम से बैठा है और सारे पिल्स वगैरह खा रहा है, इसलिए चिल्लाते भी कि साले तो कौन है भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ पे आया कैसे। और तभी शव भी पीछे मुड़ कर देखते कि हाँ भाई कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शर्त वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म होता है। वो बंदा आ जाता है सीधा अपना तलवार निकाल लेता है, शव पे रख लेता है, कहता है साले तू कौन है भाई रुपये, तू यहाँ पे कैसे घुस आया। यहाँ पे शव भी देखता है कि साला फिर से नसीब खराब है भाई, जब देखो खुश होने का थोड़ा सा समय आता है तो कोई ना कोई बंदा फिर कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाता है। तो भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई उसका सिस्टम है ना अभी भी एक बार ना स्पेल को यूज़ कर सकता है, मतलब स्पेल का यूज़ करके ना यहाँ से दूसरे एरिया में जा सकते हैं। तो खुश हो जाता है कि चलो भाई उतना भी बेकार नसीब नहीं है, और उठ के एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग करने के बाद कहते देख यार तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ भाई, मैं तेरा बाप हूँ यार, तेरा बाप नॉक नॉक तेरा बाप आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ना तलवार टानने की। यार भाई हमेशा देखा था हूँ, जब देखो तब है ना तो मेरे ऊपर तलवार ऐसा कर लेता है और मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है जब कोई बंदा ना मेरे ऊपर ऐसा तलवार रख लेता है। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है एक सेकंड भाई मुझे ज़्यादा कर याद है ना, मैं तो उससे पहली बार मिल रहा हूँ और पहली बार मैं तलवार रख रहा हूँ। अरे भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मुझे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे सजा मिलेगा। तो ऐसे कैसे हमारे इस एरिया में जहाँ खजाना रखा जाता है हमारे पूरे ग्रुप का, तो यहाँ पे कैसे घुस सकता है, लेकिन तू घुस गया, अब तुझे मिलेगी सजा, वो भी सजाए मौत। और सीधे अपना तलवार निकाल के ना शव पे हमला कर देता है और शव भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा बहुत है इसको लगता है इसका शर्ट का ना थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है ना कट जाता है। और यहाँ पे ये बंदा भी देखता है, मतलब शव भी देखता है साला कितना कमीना बंदा है, सीधे सीधे मुझ पर हमला कर दिया है। और इसका अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अगर एक सेकंड और भी मुझे लेट होता ना तो सीधा मेरा छाती के आर पर ये तलवार घुसेड़ देता। लेकिन भाई इसने का मुझे कमज़ोर समझ के रखा है, भाई मैं भी इतना कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे आते ही ना यार सबसे पहले एक लड़की मिली, मुझ पर हमला किया, उसका तो उसके मास्टर लोग आए, उसने भी मुझ पर हमला किया, उसको एक आदमी मिला वो भी मुझ पर हमला किया। मतलब यहाँ के लोग सबके सब कमीने सबके सब हरामी है, एक गरीब इंसान की मदद न करे खाली उस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन भाई मैं भी किसी से कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी इस पर हमला करूँगा, वो भी इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हमला करने के लिए बढ़ता है ना अचानक से इसके छाती में पूरा दर्द करने लगता है ना, जोर जोर से ये खांसने लगता है और वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। और जो बंदा था ना वो भी देखता है, इसे कहता है साले छोड़, क्यों अब नाटक करने लगा, तुझे क्या लगा तो ऐसा नाटक करके तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ और तुझे ना तेरी इस चोरी का सजा पक्का मिलेगा। और तभी जोर जोर से यहाँ छाव खांसने लगता है, खांसते खांसते ना उसके मुँह से पूरा खून वगैरह भी निकलता है। और ये बात है ना वो बंदा भी देखता है, देखता है कि हाँ भाई सच में इसके मुँह से खून निकल रहा है, ये नाटक नहीं कर रहा। और तभी इसका ध्यान जाता है कि हाँ भाई ये बंदा है ना मेरे आने से पहले ना वो एनर्जी रिस्टोर करे और जो पिल्स है ना पिल्स खा रहा था। और देखता है उसने एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे पिल्स खाए हैं। तो शाह से कहता है भाई साले तू पागल है क्या, भाई सच में तू पागल है क्या, जो पिल्स है खाली एक पिल्स खाते हैं ना तो महीने भर का काम हो जाता है, लेकिन तूने एक बार में इतना सारा खा लिया। भाई इसको खाना है ना लगभग सुसाइड के बराबर होता है, मतलब एक से ज़्यादा खाना एक ही समय में भाई सुसाइड के बराबर होता है। तूने खुद का सुसाइड किया, मुझे नहीं तो भाई अब तू बचने वाला है। और तभी इसके सिस्टम में सवाल आता है कि देखिए आपने ढेर सारे एनर्जी पिल्स खा लिया जिसके बाद से आपके अंदर ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी हो चुका है, इनफैक्ट बोला जाए तो आपका ना ओवरलोड हो चुका है, जिसके कारण ना आपको अंदर ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो इसके लिए ना आपके पास ना एक रिपेयर सिस्टम भी रहता है, अगर आप अलाउ करेंगे तो हम उसे एक्टिव कर देंगे। तो ये सुनने तो नहीं भी चिल्लाते कि हाँ भाई जल्दी एक्टिव करो, भाई सोच करो जल्दी एक्टिव करो। ये सुनने और सामने से सिस्टम में सवाल जाते कि हम उसे एक्टिव कर लेंगे, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए ना आपको बफरिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और है ना ठीक करने के लिए हर 2 घंटे में ना वो एक बफरिंग पॉइंट मतलब आपके पास आ जाएगा। और इसको एक्टिव वगैरह करने के लिए आपको एक बुक खरीदना पड़ेगा, जो आपको पहले टेक्निक वगैरह बताया गया था ना, एक पहले पार्ट में लिखा गया था, उसके अलावा ना उसका एक सेकंड एडिशन आया है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। तभी उसका सिस्टम में ऑप्शन आता है कि हाँ भाई खरीदना, तो भाई अभी मैं खरीदता हूँ। तब मालूम चलता है हाँ भाई वो खरीदना, लेकिन वो लगभग ना 100 बफरिंग पॉइंट को उसे खरीदना पड़ेगा, लेकिन इसके पास पॉइंट ही नहीं है। इसका दिमाग खराब होता है कि साला क्या नसीब
खराब है भाई, सुबह से लगा नसीब पे नसीब खराब है भाई, इतनी ज़िंदगी किसकी झंड होती है। अब मुझे एक बुक खरीदने का समय आया है और खरीदने भाई जो पॉइंट जरूरत है ना, वो पॉइंट मेरे पास एक भी नहीं है। और ऐसा रोना धोने लगता है कि साला नसीब ही खराब है। तब वो जो बंदा रहता है शाह के पास आता है, शाह से कहते देख साले मुझे मालूम है तूने ढेर सारे पेज खा लिए, तुझे शायद इसके बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन भाई अब तुझे तकलीफ हो रही है तो ऐसा मत समझ तुझे तकलीफ हो रही है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुझे सजा मिलेगी और तेरी सजाए मत, और मैं तेरा सर यहाँ से काट के रहूँगा। इसलिए भाई भागने की कोशिश करना, भाग लेना, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। अपना तलवार निकाल के ना हमला करने वाला रहता है। तभी शाह हंसने लगता है, हंसते हंसते कहता देख भाई अगर कुछ हो गया ना तो मुझे कभी भी ब्लेम मत करना। अगर सब लोग मर गए और मान लो ना ये पहाड़ से भी बड़ा है, पहाड़ से भी बहुत ज़्यादा भारी है, या फिर जो पंख रहता है ना पंख से भी बहुत ज़्यादा हल्का है, और अगर मैं जन्नू में नहीं जाऊँगा तो भाई कौन जन्नू में जाएगा। मतलब भाई इसने क्या लाइन बोली ना, मेरे तो सिर के ऊपर से गया है। और भाई इतना लाइन बोलने के बाद फिर से अपने स्पेल यूज़ करता है और वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ ऊपर बंदा देखता है और बंदे को लगता है ना कि अरे भाई ऐसा लगता है ना उसने खुद की बॉडी को तबाह कर लिया है, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसने कर लिया। लेकिन भाई मरने से पहले क्या मीनिंगफुल बातें बोल के गया। लेकिन भाई घंटा मीनिंगफुल है भाई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। कि आपको समझ आया मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अल्टीमेट स्क्रीम सिस्टम एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शाह है ना जैसे तैसे बच के वहाँ से निकल जाता है, और बच के निकलने के बाद है ना फिर से किसी पहाड़ वाले एरिया में जाता है। वहाँ पे ना एक पेड़ के पास बैठता है और सोचता है हाँ भाई फाइनली भाई मैं वहाँ से भाग गया, वरना भाई मेरी चटनी बन जाती। और अपने एकदम बसता ही नहीं आता है, उसके सिस्टम में से आवाज़ आता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको इस काम के बदले ना एक बफरिंग पॉइंट मिलेगा। जो देखने के बाद है ना शाह सोचता है क्या भाई मुझे इस काम के बदले भी, मतलब वहाँ से भाग के आने के बदले मुझे बफरिंग पॉइंट मिलेगा। सच में भाई ये बहुत ज़्यादा कमाल है। लेकिन वो जो बुक है ना बुक खरीदने के ना मुझे लगभग 100 बफलिंग पॉइंट चाहिए, और भाई ये मुझे एक दे रहा है। ऊपर से भाई जो मोड है ना, जो मोड ऑन करने के बाद जो मेरा जो एक्स्ट्रा बात है जो भी एनर्जी आया है जो रिपेयर होगा उसके लिए भी हर 2 घंटे में एक लगेगा। मतलब भाई एक मुझे मिलेगा तो भाई काम नहीं चलेगा, मुझे और लाना है। ऊपर से बुक भी वो वाला खरीदना है, तो उसके सच में मुझे ढेर सारी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अपने सिस्टम में पूरा अपना मतलब डिटेल वगैरह चेक करने लगता है कि हाँ भाई मेरे स्टेटस के बारे में क्या क्या लिखा है। तो जिस हिसाब से उसका स्टेटस, उसका पावर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है वो सब आता है। लेकिन इसकी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं रहता है, तो ये भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। सोचता भाई सब कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है, लेकिन भाई मेरे हेल्थ के बारे में क्यों नहीं लिखा भाई। जैसे गेम में होता है ना हेल्थ के बारे में लिखा रहता है कि हाँ आपके पास 100 RP है, आपके पास खाली 50 बचा, जल्दी से मेडिकेट वगैरह लीजिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा, और तभी अपने सिस्टम पे चलाने लगता है और कहते साले सिस्टम एक नंबर का बेकार सिस्टम। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई इतना पावर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, इसके बाद आप ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। भाई घंटा में कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से भाई अब तो मेरी जान ही मुसीबत में आ गई। छोड़ भाई मुझे दुनिया पर कब्जा नहीं करना, मुझे खाली अपनी जान बचाना है। कम से कम भाई मेरा जान बचाने का कोई ऑप्शन तो दे। तभी सिस्टम में सवाल आता है कि हाँ आपका हमने फुल बॉडी चेकअप कर लिया है और हमने एक तरीका ढूंढ लिया आपकी जान बचाने का। तब देखता कि हाँ भाई यार क्या है भाई, क्या है भाई, क्या कौन सा तरीका मिला भाई मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। तब देखता भाई सामने फिर से एक बुक आया और बुक के अंदर पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि हाँ भाई अपने अंदर का जो मेरिडियन है ना उसको कैसे तोड़े। ये देखने के बाद ना शाह भी सोचते एक सेकंड भाई ये सिस्टम पगला गया क्या, ये क्या हो रहा है अभी मेरिडियन तोड़ने का। अरे भाई मेरिडियन है ना स्पेशल बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, अगर वो टूट जाएगा ना तो ऑलमोस्ट ना आपकी जिंदगी लेने के बराबर है। तो उसके दिमाग में एक सेकंड भाई अगर मैंने पूरी तरीके से इसको अपने शरीर के अंदर तोड़ लिया, जो मुझे नहीं मालूम कैसे तोड़ा जाता है, लेकिन भाई सामने बुक आया, इस बुक के जरिए मुझे मालूम चलेगा कैसे तोड़ा जाएगा। लेकिन भाई उसको तोड़ना अपने आप की ना जान लेने के बराबर है। तो ये कहना क्या चाहता है कि मैं अपनी जान ले लूँ, तब उसका दिमाग में आता है कि नहीं भाई इसका ये मतलब नहीं है। जैसे जो मेरे प्लेस था ना मेरे अंदर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ गई, इनफैक्ट वो जब वो ओवरलोड हो चुका। तो बाई चांस अगर जो मेरिडियन है इसको मैंने तोड़ लिया ना तो इसके जगह पे ना जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो चला जाएगा और मेरे अंदर ना पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी मैनेज हो जाएगा। असल में इसका ये कहने का मतलब है, मतलब आइडिया ठीक ही है। तो सोचता है कि हाँ भाई अब मेरे पास सही एक रास्ता बचा है, मुझे ये करना पड़ेगा, अपनी कम से कम ज़िंदगी बचाना तो करना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं लगता भाई इसके चक्कर में मतलब मेरी ज़िंदगी बचेगी। तो अपना अंगूठा लेता है जो सा अपने शरीर पे मारने लगता है, वही अपने अंदर जो मेरिडियन है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जिस कारण उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। और वैसे कर करके ना काफ़ी सारे दिन काफ़ी सारे रात गुजर जाते हैं, वैसे करता रहता है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। और एंड में ऐसा समय आता है कि उसके शरीर में से ढेर सारा खून निकलने लगता है और वैसे पहाड़ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुछ दिन बाद उसकी आँख खोलती है, लेकिन एक घर में रहता है, उसके शरीर पे पूरा पट्टी लगा है। और जैसे आँख खोलती है ना सबसे पहले खुश होता है कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ। लेकिन जैसे अपने बेड से उठता है उसको खांसी वगैरह आती है और उसका जो पूरा शरीर है ना दर्द करता है। ऊपर से उसके ऊपर पट्टी लगी हुई है, तो भी पट्टी से बाहर भी खून वगैरह निकलता है। ये भी देखते हैं कि हाँ भाई मेरे शरीर पे पूरा पट्टी लगा भाई, लेकिन किसने पट्टी लगाया है? जिसे डॉक्टर ने लगाया ना, एक नंबर का पागल डॉक्टर रहेगा भाई, ऐसा कौन पट्टी लगाता है, पूरा मुझे एकदम मम्मी जैसा बना दिया है। और तभी उस कमरे में एक लड़की आती है और लड़के शाह को देखते हुए बोलते अरे यार चलो फाने तुम्हारी आँख खुल गई, तुम्हें ना पहाड़ी पे मुझे बेहोश दिखाई दिए थे। उस समय ना मैं पहाड़ी पे कुछ हरवर वगैरह लाने गई थी, तभी ना तो मुझे वहाँ पे बेहोश दिखाई दिए। तो मैंने अपने भाई की मदद से, मतलब भाई की मदद से तुम्हें ना यहाँ पे बुलाया और
तुम्हारी मलहम पट्टी लगाई है, तुमने काफ़ी दिनों से ऐसे बेहोश थे और काफ़ी लंबे समय बाद है ना तुम्हें होश आया है और उसके पास जाते हो, कहते कि मुझे नहीं लगता तुम अपने शहर से होगे, मतलब अपने गाँव से तुम हो, क्योंकि तुम अपने गाँव से रहते तुम्हें मालूम है। तो जो पहाड़ है ना, पहाड़ पर जंगली जानवर वगैरह भी घूमते हैं और वैसे समय वहाँ पर जाने नहीं चाहिए, तो भी तुम वहाँ पे गए थे। मतलब शायद तुम्हें वहाँ कोई भी आइडिया नहीं होगा, उस पहाड़ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहेगा। लेकिन क्या तुम अब अच्छा फील करो? क्या तुम्हें मतलब ज़्यादा चोट वगैरह नहीं ना लगी? क्या जो भी चोट था वो सब ठीक हुआ ना? लेकिन ये सुनिए देना, शाह उस लड़की को देखने लगता है, सोचता भाई कितनी सुंदर लड़की है, किसी परी से कम नहीं है, इतनी सुंदर मैंने सोच नहीं था। ऊपर से भाई ये गांव की लड़की है, भाई गांव की लड़की इतनी सुंदर होती है, मुझे आज मालूम चला है। मतलब भाई लड़के होते हैं एक नंबर के ठहर के, एक नंबर के हरामी, भले अपनी जिंदगी जा रहे लेकिन भाई ठहरक तो मुँह से टपकने ही लगता है। और तभी वो लड़की बोलती देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं ना। हम लोग जिस विलेज में फिलहाल करे ना उससे पैन विलेज कहा जाता है, और यहाँ के हम लोग है ना जो भी मिल के ना जो भी जंगली जानवर रहते हैं ना सबको हम लोग डरा कर यहाँ से भगा डालते हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जंगली जानवर यहाँ पे हमला करने नहीं आएंगे। ये सुने देना, शाह फिर से एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग करते करते कहते क्या भाई तुमने क्या कहा? डर? यार मुझे कभी डर लगता नहीं है, मेरे डिक्शनरी में डर नाम का कोई चीज़ लिखा हुआ ही नहीं है। असल में सच बताऊँ, मैं असल में एक हंटर हूँ, मैं वहाँ और जो जंगली जानवर ना मैं उनका शिकार करने गया था। और भाई जो स्पेशली जो भेड़िए रहते ना, मैं भेड़ियों का शिकार करने गया था और मैंने ढेर सारे भेड़ियों को मारा, ढेर सारे बोलो ढेर सारे को मार दिया। लेकिन एंड में भाई दो चारे ना मुझ पर भी भारी पड़ गए थे, जिन्होंने मुझ पर हमला किया और जिसके कारण मेरा ऐसी हालत हो गई। लेकिन ये सुनने तो लड़की क्या देख से तुमने क्या क्या भेड़िया। लेकिन भाई हमारे गाँव में मतलब है ना वो उस पहाड़ पे भेड़िया होते नहीं है, भेड़िया छोड़ के बाकी दूसरे जानवर रहते हैं। ये सुने शाह भी थोड़ा सा झटका आता क्या भाई भेड़िया नहीं होता। भाई मैंने भेड़िया क्यों बोल दिया? तो मजाक करते हो बोलते क्या भेड़िया नहीं? भाई भेड़िया नहीं, मैं शेर का शिकार करने आया था। शेर तो होते होंगे? तो लड़के बोलते नहीं शेर भी नहीं होते। तो बोलते नहीं यार बस ऐसे शिकार करने आया था, कुछ ऐसा खास स्पेसिफिक जानवर नहीं है। लेकिन वो सब अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मुझे चोट लगा था ना उस समय एक परी जैसी लड़की मेरे पास आई, उसने मेरी जान बचा ली, मेरी परी। ये सुनने तो जो लड़की है ना वो भी शर्माने लगते हो, कहते नहीं मैं कोई परी नहीं हूँ, मेरा नाम शायरो है। ये सुनने वाले नशफी से वो शू का दर हुआ शायरो, कितना प्यारा कितना कमाल का नाम है। लेकिन तुम मेरे लिए ना परी से कम नहीं हो, परी दूसरों की जान बचाते हो, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने मतलब आज के मदाज से ना तुम मेरी परी हो। यहाँ पे लड़के शर्माने लगते हो, कहते हैं यार मैं परी वगैरह नहीं हूँ, और वहाँ से शर्माते शर्माते भाग जाती है और घर के बाहर ऐसे जाकर शर्मा रही है। और यहाँ पर जो मतलब शाह रहता है ना, शाह को फिर से ना 2 बफरी पॉइंट मिलते हैं, जो ये देखने के बाद नहीं भी थोड़ा सा चौक ज़्यादा सोचता क्या भाई मैंने उसकी तारीफ की और शर्माने लगे, जिस कारण ना मुझे 2 बफरी पॉइंट मिले। चलो भाई और जब मेरे सामने आएगी ना जब मैं उसकी तारीफ करूँगा। और तभी इसके बाद ना अपने सिस्टम में नोटिस करने लगता है, देखने लगते हैं हाँ भाई मेरे सिस्टम में भाई क्या क्या मतलब चीज़ें इस बार आई है। तब देखता ना जब इसका पहले हमें मालूम है चैप्टर 1 में मालूम चलता है ना इसका जो लेवल है ना लगभग 10 लेवल पे, लेकिन उस समय ना 10 की बिगिनिंग बता, लेकिन अब नहीं 10 के ना मिडिल लेवल के भी ऊपर जा चुका है। तो ये भी बात नोटिस करता हूँ, देखते हैं कि हाँ भाई यार मैं पिछली स्टार्टिंग में मुझे मालूम है बेहोश होने से पहले ना मेरे 10th लेवल के ना बिगिनिंग में था, स्टार्टिंग में था, लेकिन हाँ भाई मैं मिडल से भी आगे जा चुका हूँ। मतलब बहुत ही जल्दी ना मैं 11 लेवल पर चल जाऊँगा। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस खाली कुछ पॉइंट की जरूरत है और जो मैं खुद को मतलब बढ़ा लूँगा। इसलिए अपने सिस्टम को बोलते कि हाँ भाई मुझे अगले लेवल पर पहुँचा दो, तो इसके बाद सिस्टम से भी आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको 1 पॉइंट देना पड़ेगा और इसके पास लगभग 7 पॉइंट रहते हैं, तो उसमें से 1 पॉइंट कट जाता है और इसका शरीर ऐसा थोड़ा सा मतलब उसके अंदर पावर आती है और जो भी पट्टी वगैरह रहता है ना सबको सब फट जाता है और इसका पूरा पावर वापस आ जाता है। जो भी रिपेयर वगैरह था ना, जो भी मतलब इसने जो एक्स्ट्रा इसके अंदर एनर्जी आई थी ना वो सब गायब हो चुका है, पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद ये भी खुश है कि हाँ भाई पहले जैसा एकदम नॉर्मल हो चुका है, पहले जैसा मेरे अंदर एकदम पावर आ चुका है, मतलब भाई मज़ा आ गया। तभी वो जो लड़की रहती है ना वापस रूम में आती है, रूम का दरवाज़ा खोलती है और शाह को देखती है, देखना तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और फिर से दरवाज़ा बंद करके भाग जाती है। यहाँ पे शाह भी देखता है कि भाई अब क्या हो, भाई अब तो मैंने इसकी तारीफ नहीं की, तब क्यों भाग गया। तब ये नोटिस करते कि हाँ भाई जैसे मेरा लेवल अप हुआ ना मेरे सारे के सारे कपड़े फट चुके हैं, मतलब उसने मेरा छोटा हथौड़ा देख लिया है और मेरा हथौड़ा देख के वो डर गई और डर के मारे उससे भाग गई। इसलिए चिल्लाता कहता शाह और रुक जा, तुमने गलत फहमी हुई है, मैं ठरकी नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के अपने कपड़े नहीं खोले तो सबके सब फट गए। लेकिन जब तक वहाँ से भाग चुकी है इसका इज्जत का फलूदा हो चुका है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो शाह रहती है ना वो अपने शो को बिना कपड़ों का देख लेते, शर्मा के मारे ना डर के भाग जाते, लेकिन शाह बुलाता है समझाता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिस कारण कपड़े फाड़ने पड़े, ऐसा मैं ठहर के इंसान ही हूँ। और यहाँ पे मतलब शाह बोलते अच्छा वो सब तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो चोट ढेर सारा चोट लगा था और मैंने डॉक्टर वगैरह को बुला के तुम्हें दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कि हाँ कम से कम तुम महीनों भर है ना तुम्हें आराम करना पड़ेगा बेड पे, उससे पहले तुम हिल नहीं पाओगे। लेकिन भाई ऐसे कैसे, मतलब तुम ठीक कैसे हो गए। दिया सुनिए ना सबसे पहले शाह ऐसे नंगा खड़ा तो जाता, जो एक बेडशीट रहता है बेडशीट लेता है उसको अपने पूरे शरीर को ढक लेता है और कहता है कि देखो यार जो मुझे चोट लगे था ना वो छोटा मोटा चोट है, ऐसा चोट मुझे मतलब हमेशा लगता रहता है, उससे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के मैं ऐसी नंगा घूम रहा हूँ, एक काम करोगी छोटा सा काम करोगी क्या मेरे लायक, क्या तुम कपड़े लेके आओगी। तो ये सुने देना शाह भी बोलते अच्छा ठीक है मैं लाती हूँ और घर से निकल जाती है कपड़ा लाने के लिए। यहाँ पर जो शाह है ना वो भी आराम से बैठ जाता है, नोटिस करता है जो बेडशीट उसने मतलब लपेटा ना उस बेडशीट में से दवाई की स्मेल आ रहा है और लगभग 10 मिनट हो जाते हैं। 10 मिनट तक ना शाह इंतजार किए जा रहे कि अरे भाई शाह कहाँ है, शाह अभी तक आई
क्यों नहीं है। तभी उसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई जो शायद कहीं यहाँ से मुझे झूठ बोल कर भाग तो नहीं गई और शायद जाएगी गाँव के किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को लाएगी, बताएगी कि हाँ भाई देखो मेरे घर के अंदर एक शैतान आदमी है जो कि मुझे मार सकती, इतना जल्दी उसका बॉडी हील हो गया। तो भाई मतलब मुझे पकड़वाने के लिए, मुझे मरवाने के लिए किसी बंदे को तो नहीं बुलाने के यार, भाई ऐसा हो गया तो भाई मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए काम करता हूँ भाई यहाँ से मतलब बाहर जाके देखता हूँ भाई बाहर चल क्या रहा है। इससे सबसे पहले दरवाजा खोलता है तो गाँव के बाहर का नजारा देखता है, तो उससे दिखता है ना पूरा जो गाँव है ना, पूरे गाँव में खाली झोपड़ी वगैरह बना हुआ है। तो इसके दिमाग में यार बाप रे, जो पूरा गाँव है ना बहुत गरीब गाँव है, लेकिन जो गाँव है ना बहुत ज़्यादा शांति गाँव है, यहाँ रहने में मजा आएगा। लेकिन भाई कुछ ज़्यादा ही शांत नहीं है, मतलब मुझे आसपास ना कोई इंसान वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहे। और तभी है ना यहाँ पे शाह को ना सामने 4-5 बंदे आते हुए दिखाई देते, जिन्होंने अपने हाथ में हथियार वगैरह लाठी वगैरह लिया है। और 4-5 जो आदमी है उनमें से एक जो लीडर है वो चिल्ला देंगे हाँ शाह कहाँ है, हमें शाह के ऊपर जाकर उसे बचना पड़ेगा, एक शैतान उसे पीछे पड़ा हुआ है। और ये सुनने होते ना पे शाह को ऐसा लगता है एक सेकंड भाई लोग शाह के बारे में बात करें और क्या बोल रहे शाह के पीछे कोई शैतान पड़ा हुआ है, मतलब कहीं लोग मेरे बारे में तो नहीं बात करें, कहीं साले लोग मुझे शैतान तो नहीं बोल रहे। साले कहाँ है कभी नहीं, इसलिए बाहर चलता है और चिल्लाता है साले मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। अपने मिडल फिंगर दिखा देगा, ले साले ले ले मैं कोई शैतान नहीं हूँ, अगर मैं सामने उंगली करो ना तो यही उंगली तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा। ये सुने जो लीडर है ना शाह से बोलता है भाई तुम बाहर क्यों आ रहे भाई, तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए, तुम्हें अभी चोट लगा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम टेंशन मत लो, जो जंगली जानवर है ना हम उसका मुकाबला करेंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, लेकिन तुम अभी घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाने के बाद आराम करो। ये सुनने वाला शाह बोलते एक सेकंड भाई, एक सेकंड तुम लोग मेरे पास नहीं आ रहे, तुम लोग मुझे मारने नहीं आ रहे थे क्या। तो ये सुने एक दूसरा बंदा होता है भाई हम लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे भाई, तुम्हें पहले से इतना चोट लगा है, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, न कि उल्टा तुम पे अटैक करना चाहिए। जो शायद ना घर के बाहर ना कुछ कपड़े वगैरह लाने गई थी तुम्हारे लिए, लेकिन तभी ना वहाँ पे ना किसी जंगली जानवर ने ना जंगली बीच ने हमला कर दिया है, तो हम लोग उसके पास जा रहे हैं, हम लोग उसको शैतान बोल रहे थे, हम लोग उसको मारने वाले। इसका जो लीडर है ना शाह को घर के अंदर बैठा देता है और कहते हैं कि हाँ भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चोट लगा तुम अभी आराम करो, हम जाएंगे वो जो जंगली जानवर है ना उसे मारेंगे, उसको मारने के बाद उसका जो चमड़ी रहेगा ना वो बंदा हम लोग खाएंगे, उसका मीट बना के खाएंगे, यानी आज रात को हमें बहुत ज़्यादा मीट मिलेगा। इतना बोलने के बाद उसको बैठा देता है और वहाँ से निकल जाता है कि हाँ भाई जल्दी चलो, वो शैतानी बीस्ट को हमें मारना भी है। वो सब जाने के बाद यहाँ पे शाह भी सोचता भाई ये तो गलत बात है यार, मतलब सच में बाहर जिस हिसाब से बातें करें ना ऐसा लगता है ढेर सारा मतलब कोई खतरनाक यहाँ पे एक जंगली जानवर आ चुका है, और मतलब भाई यहाँ पे मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं सकता, ये गाँव वाले ने ऊपर से ना शाह ने मेरी जान बचाई है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यार मेरे पास कपड़े वगैरह भी नहीं है, तो कम से कम भाई एक अंडरवियर मिल जाता तो भाई कम से कम अंडरवियर मैन जाके मैं बचा सकता, मतलब अंडरवियर मैन बन के वहाँ से जाके लोगों को बचा सकता था। और तभी वहाँ पे ना कबड़ रहता है, कबड़ में चेक करने लगता है कि हाँ भाई कम से कम अंडरवियर भाई कम से कम एक कच्छा मिल जाए, तभी ना उसे एक लेडीज़ कच्छा मिलता है, तो सोचता है कि हाँ भाई इसको ही काम चला लेता हूँ, इसे ही पहन लेता हूँ, तो उसे वो पहन लेता है और जो मतलब जो बेडशीट था उसको पूरा लपेट लेता है, लपेटने के बाद सीधा मतलब भागते हुए घर से बाहर निकलता है। अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से जाता है, इतना तेज़ जाता है कि आसपास है ना 1-2 आदमी रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता भाई कौन आया कौन गया, वो भी सोचते भाई ये बंदा कौन था, भाई एकदम आग की स्पीड से आया और एकदम आंधी की स्पीड से चला गया। और तब इसको ना 5 ब्लफिंग पॉइंट मिलते हैं, तभी इसके दिमाग में आता है भाई अब मुझे क्यों मिला भाई, मुझे सच में इसका सिस्टम एकदम समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे कभी भी ब्लफिंग पॉइंट मिल जाता है, कभी 1 मिलता है कभी 2 मिलता है, अभी 5 मिल गया, कहाँ से मिलेगा भाई, मतलब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। लेकिन भाई अपने को क्या भाई, अपने खाली मिलने से मतलब है। तभी वो एरिया में पहुंच जाता है और वहाँ पर जो जंगली जानवर हमला किया था ना वो शेर जैसा दिखने वाला एक जंगली जानवर था, जो कि सच में वहाँ पे मतलब पूरा आतंक मचा रहा है, और नॉर्मल शेर से बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो आसपास ना काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मतलब मौजूद थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे, काफ़ी सारे इंसान थे जो मुसीबत में थे, और शाह है ना वहीं पे मतलब कुछ लड़कों की मतलब कुछ बच्चों की जान बचा रही थी। और तभी वहाँ पे जैसे शाह पहुँचता ना जोर से चिल्लाते हो, कहते भाई सब लोग साइड में आ जाओ, ये जो भेड़िया मतलब ये जो जानवर है ना इसको मुझे संभालने दो। तभी सारे लोग पीछे मुड़ के देखने लगते कि साला कौन कुत्ता भौंक रहा है, तभी उनका ध्यान जाता है बाप रे तो वो लड़का जिसकी जान ना शाह ने बचाई थी। और शाह पे देखते हो कहते अरे प्रिंस आप यहाँ पे क्या करें, आपको चोट लगा था, आपको चोट है ना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए प्लीज़ घर पे जाके आराम कीजिए, आप इसको नहीं संभाल पाएंगे। यह सुने जो शाह है ना भीड़ में से घुसते 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 आगे आता और कहते साला मैं क्या मेरा बाप भी संभाल पाएगा, मतलब यार कोई भी संभाल पाएगा लेकिन मैं संभाल पाऊंगा, मतलब कोई नहीं संभाल पाएगा लेकिन मैं संभाल पाऊंगा, इससे साइड में आ जाओ, तुम्हें टेंशन है कोई जरूरत नहीं है। और जंगली जानवर के पास जाते कि हाँ भाई कहाँ है भाई, आ जा भाई आ जाता है, चटनी बनाऊंगा। लेकिन विलेज का जो मुखिया रहता है ना वो सामने आ जाता है, उसे रोक लेता है और कहता है देखो लड़के हमें मालूम है तेरे अंदर जोश जुनून जज्बा सब भर भर के भरा हुआ है, और मालूम बहुत तेरे अंदर जोश है, पूरा जोश निकालना चाहता है, लेकिन भाई बात समझने की कोशिश कर, तुझे अभी चोट लगा है, तेरी फट के 4 पहले सो ही पड़ी है, बाई चांस गया और सामने शेर ने तुझ पे हमला किया और तेरी मौत हो गई, तो भाई इसमें ना हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि हाँ भाई अपने गाँव में एक लड़का आया था और हमें बचाने के चक्कर में मर गया, तो भाई ये बुरा लगेगा भाई, समझ भाई समझेगा, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होगा भाई, समझ भाई थोड़ा सा तो समझ। ये सुनने का शौक है तेरे भाई, किसने कहा भाई मैं नहीं मुकाबला कर पाऊंगा भाई, सामने खाली एक ही ऐसा जंगली जानवर है, मैंने एक से बहुत ज़्यादा का मुकाबला किया, मतलब एक साथ मैंने 100 का भी मुकाबला किया है, अगर तुम एक ही नहीं हो तुम शाह से भी पूछ लो। तो शाह यहाँ पे सोचते एक सेकंड भाई मुझे कैसे मालूम है इसने 100 का मुकाबला किया, मतलब 100 के साथ मुकाबला किया फिर 50 के साथ मुकाबला किया है। वो तो मुझे जंगली जानवर है पूरी तरह से भड़क जाता है, एकदम सीधे बाहर मतलब ऐसे भागते भागते आता है और 2 बंदों को वहाँ पे मार डालता है, और 2 बंदों को मारने के बाद ना और सीधे शाह की तरफ बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो शाह है ना वो भी फटाक से भाग के ना सीधे उसके पास जाते हैं कि शाह रुक जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।